हेलो बच्चों, आज है हम लोग का लेक्चर नंबर 3 और ये हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका था, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। फिर हमने देखा था सेकेंड लेक्चर में कि आपने थॉमसन मॉडल सीखा था और रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और रुदरफोर्ड का मॉडल आपने यहाँ पे सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि वोर का क्या मॉडल था। तो वोर का आपको कंट्रीब्यूशन तो लास्ट लेक्चर में समझ में आ गया था कि वोर ने क्या किया था, ये चीज को एक्सप्लेन किया था जो कि रुदरफोर्ड ने नहीं किया था। एक्सप्लेन किस बात को एक्सप्लेन किया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, कि एटम कैसे स्टेबल होते हैं, उस चीज को किसने बताया? नील वोर ने बताया। कैसे उन्होंने बताया? उन्होंने बोला कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहीं भी रिवॉल्व नहीं करते न्यूक्लियस के चारों तरफ। वो कैसे रिवॉल्व करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में, खास ऑर्बिट में। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में, खास टाइप के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, और इस ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व करता है इसमें 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 या इसमें, और भी बाहर में ऑर्बिट हो सकते हैं, अगर वो इन सब में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी खर्च नहीं करता है, मतलब उसकी एनर्जी खर्च नहीं होगी। और अगर उसकी एनर्जी खर्च नहीं होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इनफाइनाइट टाइम तक घूम सकता है, मतलब एटम्स क्या हो सकते हैं? स्टेबल हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, तो वोर मॉडल कैसा था? वोर ने बताया कि बाकी सब बातें तो रुदरफोर्ड की सही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ सर्टेन ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट कॉल्ड, इसी चीज को क्या बोला जाता है? और इट कॉल्ड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, ये जो ऑर्बिट है ना, इसी को, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्बिट है, इसको बोला गया है एनर्जी लेवल। हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल है। तो अगर वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है, इसमें भी घूम रहा है तो भी एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है, इसमें घूम रहा है तो भी एनर्जी नहीं खर्च कर रहा है। लेकिन अगर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? खर्च होगी, या वो गेन करेगा। क्लियर? तो सेकेंड क्या बात है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्टेन ऑर्बिट कॉल्ड, ये सेकेंड है कि ड्यूरिंग रिवॉल्विंग in that orbit electron will not lose any energy। कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खर्च नहीं करेगा। and hence it can revolve there for infinite time, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम तक घूम सकता है। एंड एटम्स आर स्टेबल, इसलिए एटम क्या होंगे? स्टेबल होंगे। ठीक है, अब है कि इन ऑर्बिट के बारे में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखिए ये जो ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, यहां पे न्यूक्लियस है, इसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। ये अपना पहला ऑर्बिट है तो यहां पे बोल दिया कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसको एन की वैल्यू 1 लिख दिया। अगेन ये है सेकेंड एनर्जी लेवल, इसको 2 बोला। ये थर्ड एनर्जी लेवल और ये फोर्थ। तो यहां पे एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यहां पे एन की वैल्यू 1, 2 और यहां पे 3 और 4। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि देखो हर एनर्जी लेवल में, मतलब हर ऑर्बिट का अपना एक कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट टू होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो जवाब है कि ये होगा 2 × n का स्क्वायर। n क्या है? n ये वैल्यूज हैं, दिख रहा है? n क्या है? n है नंबर, कौन से ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसका नंबर जो है वो n बताता है। तो n क्या बताता है? n बताता है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिट
किस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, कौन सा नंबर वाला ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर आपको वो बता दे तो क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट था ना, उसको उन्होंने नाम दिया कि के, इसको नाम दिया एल, इसको एम, और यहां पे एन, कैपिटल एन, याद रहेगा, के एल एम एन। तो अब ना अपन देखते हैं कि के में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, सिमिलरली के में कितना है, एल में कितना है, एम में कितना है और एन में कितना है। जल्दी से यहां तक कॉपी कीजिए। चलो हो गया कॉपी, वीडियो को रोक के आपको कॉपी करना है ना। ओके, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि के में कितना, एल में कितना, आ रही है बात समझ में? हाँ, मजे में कहानी सुन रहे हो है ना। चलो सही है, कहानी याद भी रखना है ना। एक राजा था, एक रानी थी। के इज इक्वल टू अगर 1 है, के इज इक्वल टू, के मतलब क्या हो गया, एन इज इक्वल टू बोलेंगे, एन इज इक्वल टू 1 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये के। तो बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। जवाब है कि 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, आंसर इज 2। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि L में, L वाला जो ऑर्बिट है, L मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी कितने होंगे, यहां भी होगा 2n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 पे पावर 2, आंसर इज 2 2 जा 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर के एल एम में देखते हैं हम लोग, m में n की वैल्यू होती है 3, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2n पे पावर 2, सो 2 इंटू 3 पे पावर 2, आंसर इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ये है इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैपेसिटी है इतनी, रखेगा कि नहीं रखेगा वो दूसरी बात है, लेकिन मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 18। फिर आता है n में, कैपिटल n में n की जो वैल्यू है वो 4 आ गई, 4 आ गई तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, और आंसर इज 2, 4 का स्क्वायर, 4 4 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से और भी ऑर्बिट होंगे, उसके सबके हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम लोग देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या, वो हम लोग देखेंगे कि पहले इस बात को समझिए वापस कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एंड उसके आगे भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे पुट करना है कितने इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलूँगा कि पहले की कैपेसिटी कितनी है, 2 की, अगले वाले की कैपेसिटी कितनी है, 8 की, तो हमने भर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए। अब एक बचा है, तो एक कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ये जो आउटर मोस्ट, सबसे जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जितने नंबर हैं बाहर में, कितने हैं बाहर में, 1, तो हम बोलेंगे ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट और शेल इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि जो सबसे बाहर में है, सबसे आउटर वाले में जो इलेक्ट्रॉन जितने नंबर हैं उसकी जो गिनती है, काउंटिंग है, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना है, 1। अच्छा, अब है कि भाई वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी के लिए को भी हम लोग यहां पे समझते हैं। वैलेंसी, देखो वैलेंसी जो होता है ना, 2 टाइप के होते हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और एक होता है कोवैलेंसी, डैश नहीं होता है, कोवैलेंसी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी देखो क्या होता है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी समझेंगे, फिर कोवैलेंसी समझेंगे, और हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल वैलेंसी क्या चीज होती है। तो देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है कि बोलेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स an atom lose or gain to
कंप्लीट इट्स, ऐसे लिख दो, टू रिच इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझाता हूं ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसको मतलब बोल देना कि डेट इज ऑक्टेट और डुप्लेट। बोलता है कि एक एटम क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर सकता है या फिर कितना ले सकता है, क्यों वो लूज करना है, क्यों लेना है, ताकि वो क्या बन जाए, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, जिसमें कि लास्ट में या तो 8 हो या तो 2 हो। 2 खाली एक ही में है कि फर्स्ट वाले में अगर 2 हो जाए ना तो क्या बोलते हैं हम इसको कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया है, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया है। देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है 2, 10, ठीक है, 18, मतलब पूरा भरा हुआ ऑर्बिट, ठीक है। फिर 18 के बाद कौन सा आ गया, ठीक है, इस तरीके से रहेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम लूज और गेन टू रिच इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। इनर्ट गैस मतलब क्या हो गया, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। मतलब चाहता है कि मान लो ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल कि एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसका है 2, 8, 1, मतलब 11 था, हमने उसको बांट दिया कि 2, 8, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और यहाँ पे 1। अब ये चाहता है कि इसको कोई आके 8 बना दो, 7 इलेक्ट्रॉन लेना कहीं से लाना पड़ेगा इसको। और क्या चाहता है कि भाई हमारा 1 लेके चले जाओ, हम बच जाएंगे 8 आखिरी में, ठीक है। तो ये चाहता है कि इसके आखिरी में 8 रहे और एक स्पेशल केस में 2 रहे, ठीक है। तो ये चाहता है कि 8 रहे। 8 के लिए इसको एक क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन करे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है, समझ जाओ ऑक्टेट केवल। तो ऐसे करने में जितना इलेक्ट्रॉन दिया या लिया उसको हम क्या बोलते हैं, ये उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8, अपने आप को 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए 8 क्यों बनाना है, क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, वो स्टेबल माना जाता है उसमें। तो वो चाहता है कि स्टेबल हो जाए। कैसे स्टेबल होगा, तो किसी को दे देगा इलेक्ट्रॉन या किसी से ले लेगा, अपने आप को 8 बनाना चाहेगा। तो ऐसा करने के लिए जितना का लेन देन हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। बोलो समझ में आ गया। अच्छा, किससे लेन देन करेगा, जिससे वो कंबाइन होना चाहता है। एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होना चाहता है, तो कंबाइन होने के लिए वो क्या करना करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको या फिर उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा खुद, क्यों, ताकि स्टेबल रहे। अच्छा, तो ये हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात। अब है कि कोवैलेंसी क्या होता है। तो देखो जरूरी नहीं है कि कंबाइन होने के लिए केवल देन लेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन का, वो शेयरिंग भी कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोई बॉन्डिंग आपस में हुई है, दोस्ती हुआ है, 2 एटम का बॉन्डिंग हुआ है, कैसे, तो शेयरिंग से, ठीक है, मैं कुछ दूंगा तुम कुछ दो, शेयर कर लेंगे अपन। तो इस चीज की जो दोस्ती होती है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वही उस एटम का कोवैलेंसी कहलाता है। तो हम बोलेंगे कि एन एटम, ऐसे लिख दो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स an atom share with another atom to form covalent bond. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि हमने बोला कि हाइड्रोजन का 1 होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। भाई अब ये चाहता है कि हाइड्रोजन चाहता है कि 2 बन जाए, हाइड्रोजन ही चाहता है खाली 2 बने, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा ना डुप्लेट कौन बनना चाहता है, केवल हाइड्रोजन। क्या करेगा, बोलेगा भाई शेयरिंग कर लेंगे अपन। जब इसकी बात आएगी दिखाने की, बोलेगा मेरे पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको जब दिखाने की बात आएगी भाई कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, ये भी बोलेगा मेरे पास भी 2 हैं। क्यों, क्योंकि ये आपस में शेयरिंग में रखा हुआ है, बोलता है मेरा भी है और मेरा भी है। एक इलेक्ट्रॉन ला के रख दिए, बोले कि अब अपने पास 2 हो गए हैं। कोई पूछेगा कितने, तो बोलेंगे 2, वो भी पूछेगा, उससे भी कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे 2। तो ये हो गया शेयरिंग की बात। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम कितना शेयर कर रहा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 1। कौन सी वैलेंसी, कोवैलेंसी। समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो हमने बोल दिया क्लोरीन में क्या होता है कि 7 होते हैं बाहर में,
आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, हमने 7 दिखा दिया। एक यहाँ रख लेते हैं, 2 3 4 5 6 और एक 7। तो अब इससे कोई पूछेगा कि कितने हैं तो बोलेगा 8 है, देखो शेयरिंग में रखा है। और ये भी, तो अब बताओ इस क्लोरीन ने शेयरिंग के अंदर ये दिख रहा है, ये शेयर्ड एरिया है, ये वाला, ये बोलता है शेयरिंग, ये मेरा भी और तुम्हारा भी, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन ने कितना रखा है अपना 1, इस क्लोरीन ने कितना रखा है 1। तो अगर कोई पूछे कि इस क्लोरीन का कोवैलेंसी कितना है तो बोलेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग में रखा है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, इसलिए बोलेंगे कि क्लोरीन का कोवैलेंसी कितना होता है 1। तो कोवैलेंसी कितना होता है 1, किसका, इस क्लोरीन का। यहां पे हाइड्रोजन वाला भी 1 ले लिया। मान लो नाइट्रोजन की बात चलती, कहां लिखूं, अच्छा यहां तक हो गया लिख के, चलो जल्दी से लिख लो, मैं यहां पे जगह बनाता हूं। ये हो गया ये, तो अपन बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की। तो देखो नाइट्रोजन का कितना होता है 5, एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो 2 यहां रख देता हूं, 3 इधर रख देता हूं, ठीक है। ये अपने मर्जी से अपन रख रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई डिजाइन नहीं होता है कि भाई यहां रखना है कि वहां रखना है, कहीं भी रखो। इसलिए हमने यहां पे रखा ताकि अपने को आसानी हो जाए, ठीक है। तो क्या बोले 3 2 5 तो है, 3 की जरूरत है तो 3 बोला कि हम इसका ले लेंगे। ये बोला भाई हमको भी चाहिए, बोला ये ले लो। अब बताओ कि इस नाइट्रोजन ने शेयरिंग में, शेयरिंग दिख रहा है आपको, देखो ये शेयर वाला एरिया है ना, ये शेयर्ड एरिया में एक नाइट्रोजन ने कितना रखा हुआ है, कोई भी नाइट्रोजन देख लो, ये नाइट्रोजन देखते हैं कितना रखा है 1 2 3। तो यहां पे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी होगी 3, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वैलेंसी कितने टाइप के, 2 टाइप के, कौन, इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले, देख रहे हो शेयरिंग नहीं हो रहा है, इस बार दे ही दे रहा है कि ले जाओ या फिर हमको दे दो। ऐसे करने में जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। किससे लेन देन करेगा, पड़ोसी से। क्यों लेन देन करेगा, दोस्ती करनी है, बॉन्डिंग बनानी है। अच्छा यहां पे भी दोस्ती करनी है, बॉन्डिंग बनाना है, लेकिन इस बार जो बॉन्डिंग है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड अपने को 10th क्लास में पढ़नी है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, ये अपने को 10th में पढ़नी है। तो इसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल समझ लो कि अगर जुड़ना है किसी एटम से तो दोनों में बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड मतलब दोस्ती समझ लो। तो बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या करेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। ये कैसी बॉन्डिंग होती है, जिसमें शेयरिंग होता है, ठीक है, कि हम भी देंगे तुम भी दो, तुमको जरूरत पड़ी तो तुम पूरा ले जाना, हमको जरूरत पड़ी तो हम भी पूरा ले जाएंगे। तो ऐसे में कोवैलेंसी होती है। वैलेंसी कौन सी होती है, कोवैलेंसी। तो बोलेंगे कोवैलेंसी कैसे, हमने निकाल के आपको बता दिया। क्लियर ये चीज, चलो लिखो जल्दी से। अब अगला टॉपिक अपना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, ये मान लो न्यूक्लियस हमने बनाया है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव वाले हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो ये जो पॉजिटिव नंबर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो हम बोलेंगे एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो लिख देता हूं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। आसान है समझ में आना कि एक एटम के अंदर बेसिकली एटम के अंदर न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे से। लिख देता हूं यहां पे कि रिप्रेजेंटेड एज जेड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। दूसरा जो टर्म है अपने पास वो है कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर। अब देखो यहां पे ना एक अपने को बड़ा सरप्राइज वाली बात है कि भाई मास बोलो या नंबर बोलो, कोई चीज को हम क्या बोलते हैं, या तो केजी में बोलते हैं या तो डजन में बोलते हैं, है ना। कि अगर हमें लाइक बनाने लेने हैं मार्केट में जाके, तो हम क्या बोलेंगे कि या तो केजी से दे दो या तो क्या दे दो, गिनती से दे दो, 1 डजन दे दो, आधा डजन दे दो। ये मास और नंबर दोनों क्यों एक साथ है, मास नंबर क्यों है, क्योंकि मास नंबर में क्या होता है ना कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जितने टोटल नंबर आएंगे ना उसको बोला जाता है मास नंबर। तो मान लीजिए कि एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 5 पॉजिटिव प्रोटॉन हैं, ठीक है, और मान लीजिए 6 न्यूट्रॉन हैं, तो इसका मास नंबर कितना आएगा? मास नंबर को ए से बोला जाता है, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा? एग्जाम्पल हमने यहां पे बताया आपको, कितना आ जाएगा? 11। समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं प्लस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। समझ में आ गया? तो एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, मास नंबर समझ में आ गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब देखो आइसोटोप क्या होते हैं कि एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। अब समझो कि जैसे मान लो हमने ए लिया एक और एक बी है, इसमें मान लो हमने ये लिया कि लाइक ये 10 है और ये भी 10 है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना कि मास नंबर अलग है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मास नंबर है इसका 21, इसका है 23। तो भाई मास नंबर अलग जब अलग हो जाए, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से कि अगर ये, चलो कोई नहीं, तो मास नंबर अलग हो जाए तो क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। अच्छा, मास नंबर अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ए में, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बी जो है वो सेम नहीं है। न्यूट्रॉन अगर सेम नहीं हो, सेम टाइप के एटम का, या फिर हम बोले कि सेम एलिमेंट के 2 एटम हमने ले लिए और दोनों में अगर न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाए तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? वो दोनों कहलाते हैं आपस में आइसोटोप्स। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कार्बन और ये भी कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होंगे? दोनों का सेम, देख रहे हो, 6 लिख दिया हमने, लेकिन दोनों का मास नंबर अलग है। मास नंबर क्यों अलग हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग हो गया। कितना है एक का मास? एक का मास है 12, एक का मास है 14, तो ये क्या हो गया? आइसोटोप्स। सिमिलरली हमने क्लोरीन का लिया है एक 35 और एक 37 वाला। वैसे ही हमने एक आइसोटोप्स लिया है हाइड्रोजन के। 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कि है प्रोटियम, एक है ड्यूट्रियम, एक है ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम, TRI, ट्राइटियम, ओके, जिसमें कि एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, देखो 1 1 1, लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग है, 1 2 और 3। तो आपको आइसोटोप समझ में आ गया? बोलिए कैसे बोलेंगे आइसोटोप को? कि एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, अच्छा, यहां पे एक चीज मुझे और बतानी है कि मान लीजिए बहुत सारे जब हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं उसको, या नेचर में जब वो पाया जाता है तो मिक्स फॉर्म में पाया जाता है। अब मिक्स फॉर्म में पाया जाता है तो उसका एटॉमिक मास हम कैसे बताएं? जैसे मान लीजिए क्लोरीन है और एक क्लोरीन यहां ले लेता हूं, यहां पे है इसका मास 35, इसका मास है 37, ठीक है, ये है 17 और यहां पे भी 17, और इसका जो हम लोग को नेचर में मिलता है ना वो 3:1 के रेशियो में मिलता है। अब 3:1 के रेशियो में मिलता है तो इसका हमको क्या चाहिए? एटॉमिक मास चाहिए। तो ध्यान से देखना कैसे किसको निकालते हैं। हम लोग बोलेंगे कि 3 है तो ये कितना हो गया? 75%, और ये कितना हो गया? 25%। तो 75% कैसे? 35 × 75 डिवाइडेड बाई 100, और यहां पे कितना आ जाएगा? 35 × 25 डिवाइडेड बाई 100। क्या निकाल रहे हैं हम लोग इसका? हम इसका निकाल रहे हैं, इस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। ओके, तो समझिए ये क्वेश्चन जैसा है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? 25 3 जा 75, 25 4 जा, फिर यहाँ से 4 जा, सो ये आ गया 5 या 15, 5 बचा 1, 105 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 4, ये आता है 140 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 70, सही है ना, और यहाँ से आ जाएगा 35, कुछ गड़बड़ 15, और ये चलो ठीक है, ये भी ठीक है, और क्या हुआ 35 से हमने, हाँ यहाँ देखो ये 37 है ना यहाँ पे, ओके यहाँ पे लिखना चाहिए 37, ये कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा। ओके 2 से करेंगे तो यहाँ पे 71 आ जाएगा, और 71 का आधा जो होता है वो होता है 35.5।
तो इस तरीके से ना अगर मिक्सचर है, मिक्सचर का अगर हमको एटॉमिक मास चाहिए, उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं? तो इस तरीके से निकालते हैं। आपको हर चीज़ का परसेंटेज दिया रहेगा, अगर परसेंटेज नहीं भी दिया है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो ना। अगर मैं बोल रहा हूँ देखो ये 3 हिस्सा और ये 1 हिस्सा, मतलब टोटल 4 हिस्से के तीसरा हिस्सा, तो 3/4 × 100 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 75। यही तो हम लिखा है यहाँ पे 75%। समझ जाओगे ना आपके 7% में कैसे बात करते हैं। चलो बढ़िया। सो ये था आपका आइसोटोप्स वाली बात। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है अपना कि आइसोबार्स क्या होते हैं, तो वो भी देख लीजिए। देखो आइसोबार इतना में हो जाएगा अपना। आइसोबार्स हम बोलेंगे कि एटम्स हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number। इसमें लास्ट टाइम क्या हुआ था? उल्टा हुआ था। आइसोटोप्स में क्या हुआ था? एटॉमिक नंबर सेम थे और मास नंबर अलग अलग था। इस बार मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। जैसे मान लो हमने एक्स और वाई एक एग्जांपल आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होंगे कि मास नंबर मान लो मैंने ले लिया 35 और एटॉमिक नंबर मान लो ले लिया मैंने 17। ये जस्ट एग्जांपल है, रिलेट मत करना कि सर क्लोरीन की बात कर रहे हो और 37 लेना चाहिए था, मत सोचो। हमने 2 ले लिया कि एक्स और वाई नाम का कोई एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर मान लो 17 है, एटॉमिक नंबर अलग अलग लेना चाहिए था। अच्छा चलो, एक का एटॉमिक नंबर 18 है और एक का है 17, लेकिन दोनों के मास नंबर क्या है? मास नंबर सेम है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स, इसी तरीके से ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं।